हेलो दोस्तों, खान सर का नया बिहार बीएसएससी का बुक प्रैक्टिस पेपर आ चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, खान सर के बुक से पूरा 71 क्वेश्चन पूछा था। खान सर ने इस बात का दावा भी किया था। तो हमको लगा कि बिहार बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा, खान सर के क्यों ना क्वेश्चन करवाया जाए, खान सर के बुक से क्यों ना क्वेश्चन को करवाया जाए। तो चलिए, मैं उसका प्रैक्टिस सेशन में करवा रहा हूँ। आज सेट संख्या 4 करवा रहा हूँ। उससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाइए, पिछला वीडियो को देखिए और चौथा पर तब आइए। चलिए, पहला आपके सामने क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिला है। तो जूते हुए खेत का सिद्धांत सिंधु सभ्यता पर मिला है कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। तो कालीबंगा में और क्या मिला है? तो काले रंग की चूड़ी। पूछेगा काले रंग की चूड़ी कहाँ मिला था? कालीबंगा में। अच्छा, कालीबंगा पूछेगा कहाँ है, तो बताना है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान का हृदय पूछेगा किसको कहते हैं, तो बताना है अजमेर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को जानते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना पूछेगा। भगवान बुद्ध का गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण। क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण। और वही पूछे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। और वही क्वेश्चन और पूछे तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध का उपदेश क्या कहलाता है? तो आपको बताना है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बताना है? धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। तो भैया टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। पहला में कितना आदमी ने भाग लिया था? पहला में 78 आदमी ने भाग लिया था, 78 अनुयायी ने भाग लिया था। गांधी जी भाग नहीं लिया था, गांधी जी इसमें भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गया था, सरदार पटेल ने गया था, सुभाष चंद्र बोस भी ने गया था, सरोजिनी नायडू गई थी। कौन गई थी? सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था। तो भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। और इसको पूछेगा कि इसका जो संपादक कौन किया था, तो आपको बताना है जेम्स अगस्ट हिक्की। चलिए आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? वो था आत्माराम पांडुरंग। कौन था? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राजा राम मोहन राय किस समाज का स्थापना किया था? ये किया था ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में पूछेगा ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? आर्य समाज का स्थापना। क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो हम सबको पता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग लाया था। तो पहला क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो पूछ रहा है काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1925 को। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1925 को। काकोरी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो बताना है उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से एक ट्रेन जा रहा था, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन्स ट्रेन। क्या नाम था? 8 डाउन्स ट्रेन। इसको लूटने का प्लान बनाया चंद्रशेखर आज़ाद, और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सब कोई शामिल था। ये सब मिल करके इस ट्रेन को लूटने का प्लान किया, लेकिन इसमें पकड़ा कौन जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा जाता है। कौन पकड़ा जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा जाता है, और उसके साथ कौन रहता है? अशफाक उल्ला खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? अशफाक उल्ला खां ने किया था। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्ला खां। और राम प्रसाद बिस्मिल का आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम है आसमां। पूछेगा यह लाइन किसका है, तो आपको बताना है किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महिलाओं को मत अधिकार से संबंधित मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं को के मत अधिकार से संबंधित मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो क्या किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समान बुद्धि का प्रयोग किया था। किस बुद्धि का प्रयोग किया था? समान बुद्धि का किया था। चलिए 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए भैया, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, एक था अस्थायी अध्यक्ष और एक था अस्थायी अध्यक्ष। जो अस्थायी अध्यक्ष था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और एक नाम याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क। पूछेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी यानी एमजी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी न आए तब आपको लगाना है बारदोली की महिला। क्या लगाना है? बारदोली की महिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपका क्वेश्चन क्या है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश से लिया गया? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए कुछ और जानते हैं। अगर पूछे आपको नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है आयरलैंड। क्या बताना है? आयरलैंड। उसी प्रकार पूछे संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बनाना है कनाडा। कहाँ? क्या बताना है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए वही अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान जो है कितने देशों के सहयोग से बना है, कितने देशों का संविधान के सहयोग से बना है? भारत का संविधान 60 देशों का संविधान से मिलकर बना है। चलिए आप ये भी बात याद रख सकते हैं। अगर पूछे कि संविधान बनने में टोटल खर्च कितना हुआ था, तो देखिए भैया, संविधान बनने में जो खर्च हुआ था उस वक्त हुआ था 639 और 9 का क्यों करेंगे, 9 का क्यों करेंगे, 9 81 9 729, कितना हो जाएगा? 729
29, बीच में 6 लगा देना है। जैसे मैं आपको बताया आप लोग वैसे ही याद कीजिएगा। मैं जैसे याद रखता हूँ आप भी वैसे याद रखिएगा। 63,96,729 रुपया पूछेगा कि भारत में जो पहली बार जो संविधान जो बनाया गया था, तो संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान में समवर्ती सूची का, ये तो हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 356 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो वो करता है, कौन करता है? अनुच्छेद 14 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 14 करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 का सी करता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्री को किसके सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से चुनता है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है। राज्यसभा का सदस्य जो बनता है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की विदेश नीति आधारित है। विदेश नीति क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है जब कोई दो देश में अगर युद्ध चलता है तो भारत कहता है कि ना हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तुम लोग कटो मरो चाहे कुछ भी करो, हम किसी का साथ नहीं देंगे, तो हम हिंसा पे नहीं जाएंगे। तो यही है क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति। तो भारत की विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति पर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन कहता है ग्रह नहीं है? बुध तो ग्रह ये है, बृहस्पति तो ग्रह ये है, शनि भी ग्रह है, सूर्य ग्रह थोड़ी है, तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर में, निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान का मुद्रा पूछ रहा है। तो रुपया कहाँ का है? भारत का है। डॉलर अमेरिका में चलता है, पाउंड इंग्लैंड में चलता है, और यहाँ पर नुगुल्टम भूटान का क्या है होगा? नुगुल्टम। और आपको बताना रूस में मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, मृत सागर यहाँ स्थित है। कहाँ पर है मृत सागर? फिलीपींस में है, इजराइल में है, लेबनान में है, या हॉलैंड में है? तो ये कहाँ है भैया? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोमासी प्रवाह देखा जाता है, मुंडी सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोमासी प्रवाह पूछेगा कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? एशिया में नहीं है। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, ये तो एशिया में है, ये एशिया में है, ये भी है, ये नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रूबी पाइपलाइन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सबसे पहले जानिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़। म से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा,
प से पश्चिम बंगाल, पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झार से झारखंड। तो देखिए इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश अभी तक 8 को तो मैं आपको बताया अभी तो ट्रिक की सहायता से, तो उत्तर प्रदेश नहीं आता है। मिस्र पर गमछा झाड़ में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न हो गया। 27 नंबर का प्रश्न कहता है भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है। तो उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, तो उत्तर पश्चिम में लगता है नल्ला पाकिस्तान से। किससे, नल्ला पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, नल्लों का शहर कहा जाता है, नहरों का शहर कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो भारत में पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको बताना है कंचनजंगा। कौन है, जब 20 में पूछे तब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई पूछे कितना है, 8850 किलोमीटर। कितना है, 8885 या 48, कोई भी किताब में रहता है। और एक बात याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो भारत का बाहर जो है कौन सा नदी का उद्गम स्थल है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी को का। किस नदी का, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण है, वो कौन है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, गाय। क्या होगा, गाय इसका राइट होगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन कहता है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को भैया प्रदर्शित किया जाता है कैसे, राजकोषीय घाटा बराबर फॉर्मूला होता है कुल व्यय इनटू राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था, और राजस्व खर्च कहलाता था, पूंजीगत व्यय कहलाता था, विकास व्यय कहलाता था, पूंजीगत एवं विकास दोनों कहलाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है, 33 नंबर का प्रश्न है, क्या है 33 नंबर का प्रश्न, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाइयाँ कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी। तो महाभारत का जो लड़ाई था वो कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 दिन। अगर पूछेगा इस महाभारत की लड़ाई में किसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया था, तो किसको प्रदान किया गया था, संजय। किसको किया गया था, संजय को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है, फासिज्म जो है वो विश्वास करता है एक दल की प्रणाली पे। किसमें, एक दल की प्रणाली में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। रामानुजन जो था ये भारत का गणितज्ञ था। क्या था, उसके सम्मान में हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो पूछेगा माघ मेला जो है कब शुरू होता है, बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, मकर संक्रांति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। जो माघ मेला है दोस्तों वो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। 36 नंबर का प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कहता है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर का प्रश्न है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता
अधिक होती है। तो पादप कोशिका में विभाजन की क्षमता सबसे अधिक अगर पूछे तो किसमें होता है, वो होता है शीर्षोक्त विभोज्योतिकी ऊतक में, इसमें होता है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पूछेगा पौधे की लंबाई बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो बताइए शीर्षस्थ विभोज्योतिकी ऊतक, यही ऊतक। चलिए 38 नंबर का भी प्रश्न हो गया। 39 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। देखिए भैया, पौधा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो भी खाना बनाता है, उसको भी जल चाहिए ना जल। तो पूछेगा कि पौधे जो है जल का परिवहन, पौधे में जो है जल कैसे पहुंच जाता है, आप याद रखिएगा जाइलम फ्लोएम। क्या याद रखिएगा, जाइलम फ्लोएम। तो जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम का काम होता है कि जल को पहुंचाना, पौधे के पास, पौधे के जड़ तक जल को पहुंचाना। और फ्लोएम क्या होता है, पौधा का भोजन। फ से फल, फ से फ्लोएम, फल मतलब क्या, भोजन। तो पूछेगा भोजन का परिवहन पौधों में कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। जबकि पानी का परिवहन कौन करता है, जौ से जाइलम, जौ से जल करता है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसीय पदार्थ, तेल, वसीय मतलब क्या, तेलीय पदार्थ, मतलब जो अधिक तेल में खाने से क्या होता है, मोटापा होता है, वजन में कमी होता है, कमजोरी होता है, ये सभी क्या होता है। तो वसीय पदार्थ खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है लारिंक्स। क्या कहा जाता है, लारिंक्स। और लारिंक्स को हम लोग क्या अगला नाम देते हैं, स्वर यंत्र। क्या कहते हैं, पूछेगा स्वर यंत्र किसको कहते हैं, तो लैरिंक्स को हम लोग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है, किधर गया, हाँ, किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो ये भैया ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कि क्या, नहीं, हिंज ज्वाइंट है। क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई कौन है, तो वो कौन है, वो है जीन है। कौन है, जीन है। अच्छा, जीन है। जीन शब्द पूछेगा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। कौन दिया था, जोहानसन ने दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है, वो कौन बीमारी होता है, वो होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। घेंघा को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर या गलगंठ रोग। ग्वाइटर या गलगंठ किसको कहते हैं, घेंघा रोग को कहते हैं। ये पूछेगा कि थायरॉक्सिन ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्वाइटर होता है। चलिए थोड़ा यहाँ पर सूखा रोग, सूखा रोग पूछेगा किसका कमी से होता है, विटामिन डी का कमी से होता है। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। तपेदिक, तपेदिक यक्षमा बोलो या टीबी बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यक्षमा या टीबी। चलिए ये रहा दोस्तों आज का मेरा टोटल 45 क्वेश्चन, पहले का 45 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल मैं तो 100 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ जब करवाता हूँ तो 100 क्वेश्चन ऑटोमेटिक पूरी जाता है। तो मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। आप आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर सर्च कीजिए जा करके इतिहास की दुनिया 99, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।